नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ वांटेड की एक और नई पेशकश में आपका स्वागत है। आज की इस नई पेशकश में मैं एक ऑटो ड्राइवर की खौफनाक आप बीती लाया हूँ। कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए आज की नई पेशकश सुनने के लिए। पटना शहर की रातें एक अलग ही जीवन जीती हैं। दिन के शोर शराबे और चहल पहल के बाद गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर की गलियां शांत और रहस्यमयी हो जाती थी। रवि एक मेहनती ऑटो चालक था। उसे इन रातों का अभ्यास था। उसका दिन सुबह जल्दी शुरू होता और देर रात तक चलता, जब तक उसकी थकान उसकी कमाई पर भारी ना पड़ जाए। उसकी छोटी सी दुनिया उसके ऑटो के 3 पहियों पर घूमती थी, जिसमें उसकी पत्नी सीता और उनकी 2 बेटियां बसती थी। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। घड़ी में 11 बज रहे थे और रवि ने सोचा था कि ये उसकी आखिरी ट्रिप होगी। गांधी मैदान के पास, जहाँ आमतौर पर रात में भीड़ रहती थी, आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक हल्की सी परछाई ने उसे रुकने का इशारा किया। रवि ने ऑटो रोका और उसने देखा एक महिला साड़ी में लिपटी हुई, सिर ढके हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर अंधेरे का साया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रवि को बेचैन कर गई। भैया, दीघा घाट जाना है, चलोगे? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि रवि को लगा जैसे हवा में फुसफुसा रही हो। पर रवि ने उसकी बात को सुन लिया। रवि ने दीघा घाट का नाम सुना था, लेकिन रात के इस पहर में वहाँ कौन ही जाएगा। वो जगह शहर से दूर और सुनसान थी। फिर भी पैसे की जरूरत ने उसके मन में उठ रहे डर को दबा दिया। ठीक है बहन जी, आप बैठ जाइए, उसने कहा और ऑटो का पिछला दरवाजा खोल दिया। वो महिला धीरे से अंदर बैठी। ऑटो में एक अजीब सी ठंडी हवा भर गई, जैसे ऑटो में किसी ने बाहर से एसी चला दी हो। रवि ने ऑटो चालू किया और दीघा घाट की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने कई बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन महिला हमेशा एक ही मुद्रा में बैठी थी, सिर झुकाए हुए। उसकी उपस्थिति एक भारी बोझ की तरह थी जो ऑटो का माहौल को दबा रही थी। जैसे जैसे वो शहर से दूर जा रहे थे, सड़कें और भी सुनसान होती जा रही थी। स्ट्रीट लाइट कम होती जा रही थी और ऑटो की हेडलाइट की रोशनी में धूल और धुएं के कण नाच रहे थे। रवि को लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। आखिरकार वो दीघा घाट पहुंच गए। यहाँ का अंधेरा इतना घना था कि ऑटो की हेडलाइट्स भी उसे भेद नहीं पा रही थी। महिला ने धीरे से कहा, बस यही भैया। रवि ने ऑटो रोका। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला ने अपने चेहरे से साया हटाया था। उसके चेहरे पर भयानक खामोशी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, जैसे कि उनमें कोई रोशनी ही ना बची हो। रवि का दिल उसके सीने में तेजी से धड़कने लगा। डर की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। महिला ने बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर कुछ पुराने मिट्टी से सने हुए सिक्के थमा दिए। वो आम भारतीय सिक्के नहीं थे, बल्कि किसी बहुत पुराने समय के लग रहे थे। रवि ने डर के मारे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने चुपचाप सिक्के ले लिए और महिला धीरे से ऑटो से उतर गई। जैसे ही वो उतरी, एक तेज हवा का झोंका आया और ऑटो की बत्तियां बुझ गईं, जैसे ऑटो की हेडलाइट्स ना होकर दिए की लौ हो। रवि घबराहट में इंजन चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और उस महिला को देखा जो अब एक कदम पीछे हट चुकी थी। उसकी आंखों की काली चमक अब अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। महिला ने रवि की ओर देखकर एक धीमी डरावनी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था। और फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई, जैसे कि वो कभी वहां थी ही नहीं। रवि का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और आखिरकार इंजन चालू हो गया। उसने तुरंत ऑटो घुमाया और उस अंधेरे से दूर भागने लगा। उसके कानों में उस महिला की धीमी आवाज गूंज रही थी, दीघा घाट, दीघा घाट, दीघा घाट। वो रात रवि के लिए एक पूरा सपना बन गई। वो घर पहुंचा हांफता हुआ और पूरी तरह से थका हुआ। उसने सीता को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि वो उसका मजाक उड़ाएगी या फिर चिंता करेगी। वो रात भर सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ वही काली आंखें और वो भयानक मुस्कान घूम रही थी। और उसके बटुए में वो अजीब मिट्टी से सने सिक्के अब भी मौजूद थे, एक भयानक रात की निशानी की तरह। अगले दिन रवि ने अपनी रात की घटना को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश की। उसने खुद को हिम्मत दी। उसके बटुए में रखे वो पुराने मिट्टी से सने हुए सिक्के उसे बार बार याद दिला रहे थे कि वो एक सपना नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी उस रात उसके साथ घटी थी। उन सिक्कों को घर के
एक कोने में फेंक दिया, मानो उसने छुटकारा मानो उसको छुटकारा मिल जाएगा। अगले कुछ दिन नॉर्मल रहे। रवि ने अपनी दिनचर्या फिर से शुरू कर दिया। वो लोगों को उनके बताए हुए स्थान तक छोड़ता था, उनकी कहानियां सुनता था और हंसता खेलता रहता। लेकिन एक अजीब सा एहसास उसे लगातार घेरे हुए था। ऐसा लगता था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। कभी कभी जब भी किसी सिग्नल पर रुकता तो उसे अपने ऑटो के शीशे में एक हल्की सी परछाई दिखती, जो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उस रात उसने देखी थी। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। एक दोपहर जब वो एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर था, उसकी नजर एक बुजुर्ग चाय वाले पर पड़ी। रवि ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार ऑटो रोका और चाय पीने के लिए उतर गया। वो चाय वाले से बात करने लगा और बातों बातों में उसने एक भयानक रात का जिक्र कर दिया। दीघा घाट रात में। चाय वाले ने रवि की बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। बेटा, उस जगह को छोड़ दो, वहाँ कोई आत्मा भटकती है। बहुत साल पहले एक लड़की ने उधर आत्महत्या कर ली थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा, कौन थी वो लड़की? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। एक लड़की थी जिसका नाम रजनी था। चाय वाले ने एक गहरी सांस ली। वो बहुत गरीब थी और उसकी सगाई एक अमीर लड़के से हुई थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। रजनी ये सदमा और अपमान सह नहीं पाई और उसी दीघा घाट पर जाकर उसने अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। मैं बेटा उसी गांव का हूँ। ये हादसा मेरे सामने ही हुआ था, इसीलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ कि उस दीघा घाट से दूर रहना। ये सुनकर रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे उस रात की घटना, वो काली आंखें और वो भयानक मुस्कान याद आ गई। वो जानता था कि चाय वाला जो कह रहा है वो सच है। उस रात से रवि का डर और भी बढ़ गया। उस दिन से रवि का डर और भी बढ़ गया। उसे अब केवल परछाई ही नहीं बल्कि उस महिला की आवाज तक सुनाई देने लगी। दीघा घाट, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंजता, चाहे वो दिन हो या रात। एक रात जब रवि घर लौट रहा था, उसके ऑटो ने अचानक दीघा घाट की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। रवि ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। वो डर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। ऑटो तेजी से उस अंधेरे सड़क पर दौड़ रहा था जहाँ कोई रोशनी नहीं थी। छोड़ दो मुझे, रवि चिल्लाया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी ऑटो के पिछले हिस्से से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। ये वही धीमी भयानक हंसी थी जो उसने उस रात सुनी थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। इस बार वो स्पष्ट रूप से देख पा रहा था कि वो महिला उसके पीछे बैठी थी। उसकी काली आंखें अब और भी बड़ी हो गई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम मेरे ही हो रवि, महिला ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रवि का दिल रुक सा गया था। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। ऑटो तेजी से दीघा घाट की ओर दौड़ रहा था, जहां भयानक अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा था। रवि ने आखिरी कोशिश की और स्टीयरिंग व्हील को अपनी पूरी ताकत से दूसरी तरफ मोड़ दिया। ऑटो एक जोरदार आवाज के साथ एक पेड़ से टकरा गया था और रुक गया। रवि बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपने ऑटो में अकेला था। उसके चारों ओर कोई नहीं था। उसका सिर दर्द कर रहा था और उसका शरीर वो भी बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन वो जिंदा था। वो धीरे धीरे ऑटो से बाहर निकला और उसने देखा कि उसके बटुए में वो पुराने सिक्के फिर से आ गए थे, जो उसने घर में किसी कोने में फेंक दिए थे। वो डर से कांप रहा था। उसे पता चल गया था कि ये सिर्फ एक भयानक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो उसे छोड़ना नहीं चाहती। वो तुरंत अपने ऑटो में वापस बैठा और इस बार वो सीधे उस चाय वाले के पास गया। वो जानता था कि अब उसे एक आत्मा से छुटकारा पाने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। रवि कांपता हुआ उस चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। सुबह के 4 बजे थे और दुकान बंद थी। रवि ने दरवाजा खटखटाया और थोड़ी देर बाद चाय वाला अपनी नींद भरी आंखों से बाहर आया। उसने रवि को देखा और उसका डरा हुआ चेहरा देखकर सब समझ गया। आओ बेटा, मुझे पता था तुम आओगे, चाय वाले ने कहा और उसे अंदर ले गया। चाय वाले का नाम रमेश था। वो बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। रवि ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे ऑटो अपने आप दीघा घाट की ओर जा रहा था और कैसे वो पुराने सिक्के वापस आ गए। रमेश ने ध्यान से रवि की बात सुनी। तुम्हें उस आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। वो तुम्हें मारना नहीं चाहती, वो सिर्फ तुम्हें एक संदेश देना चाहती है। क्या संदेश देना चाहती है? रवि ने पूछा। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो,
रजनी, उसकी आत्मा आज भी शांति में नहीं है, उसे शांति चाहिए। रमेश ने एक गहरी सांस ली। उसकी सगाई एक अमीर लड़के से हुई थी। लड़के ने रजनी को धोखा दिया और जब उसने रजनी को छोड़ दिया तो रजनी ने दीघा घाट पर जाकर खुद को गंगा में डुबो दिया। लेकिन उसकी आत्मा आज भी अपने अपमान का बदला लेना चाहती है। वो चाहती है कि वो लड़का उसके गुनाहों की सजा भुगते। वो लड़का कौन था? रवि ने पूछा। उसका नाम विक्रम था, रमेश ने बताया। वो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक है। रवि को समझ नहीं आ पा रहा था कि वो क्या करे। मैं क्या कर सकता हूँ बाबा? उसने पूछा। रमेश ने रवि के हाथ पर हाथ रखा। तुम्हें उस लड़के के पास जाना होगा। तुम्हें उसे उस रात की घटना के बारे में बताना होगा और उसे ये संदेश देना होगा कि रजनी की आत्मा तब तक उसे चैन से नहीं रहने देगी जब तक कि वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित नहीं करता। रवि को डर लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो जानता था कि अब उसे ये करना ही पड़ेगा। यही एक आखिरी समस्या का हल है। तब तक उसकी जिंदगी सामान्य नहीं होगी जब तक वो इस समस्या को सुलझा ना ले। अगले दिन रवि ने विक्रम का पता लगाया। वो एक बड़े बंगले में रहता था जिसके चारों ओर गार्ड्स थे। रवि ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो विक्रम से मिल नहीं पाया। आखिरकार रवि ने एक तरीका सोच ही लिया। उसने अपने ऑटो पर विक्रम के घर के पास इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद विक्रम का ड्राइवर आया। रवि ने उससे बात की और उसे कहा कि उसे विक्रम से मिलना है। ड्राइवर ने पहले तो मना किया, लेकिन जब रवि ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो वो भी डर गया। ड्राइवर ने रवि को विक्रम से मिलवाया। विक्रम एक अहंकारी और स्वार्थी आदमी था। उसने रवि की बात पर हंसना शुरू कर दिया। तुम एक ऑटो वाले हो, उसने कहा। तुम्हारी बात पर मैं क्यों यकीन करूं? रवि ने अपने बटुए से वो पुराने सिक्के निकाले और विक्रम को दिखाए। ये वही सिक्के हैं जो रजनी ने मुझे दिए थे। ये सिक्के केवल एक निशानी है, विक्रम ने कहा। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो आप उसे खुद महसूस कर सकते हैं, रवि ने कहा। विक्रम ने रवि को एक थप्पड़ मारा और उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। रवि निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने ऑटो में बैठकर इंतजार करना शुरू कर दिया। रात हो गई। रवि अपने ऑटो में सो रहा था। तभी उसने देखा कि विक्रम अपने घर से बाहर आ रहा था। वो नशे में था और लड़खड़ा रहा था। विक्रम ने रवि को देखा और उस पर चिल्लाया। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। तभी विक्रम के पीछे एक सफेद परछाई दिखाई दी। वो रजनी की आत्मा थी। उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज भयानक थी। तुम मेरे अपमान का बदला चुकाओगे। विक्रम ने रजनी की आत्मा को देखा और वो डर से कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसका सारा नशा उतर चुका था। वो वही जमीन पर गिर गया और रजनी की आत्मा धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। रवि ने देखा कि विक्रम की आंखों में आंसू थे। वो अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहा था। रजनी, मुझे माफ कर दो, वो चिल्लाया। मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो। रवि ने रजनी की आत्मा से कहा। रजनी, तुम्हें शांति मिल गई। तुम जो चाहती थी अब वो पूरा हो गया। देखो, वो प्रायश्चित कर रहा है, उसे पश्चाताप हो रहा है। तुम उसे माफ कर दो। रजनी की आत्मा ने रवि की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी काली आंखें अब रोशनी से भरी हुई थी। वो धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई और उसके साथ वो डर और बोझ भी खत्म हो गया। विक्रम ने रवि की ओर देखा और कहा, तुम्हारा धन्यवाद रवि, तुमने मुझे एक भयानक दर्द से मुक्ति दी। रवि अपने ऑटो में बैठा और उससे बिना बात किए वहां से चला गया। और जब उसने अपने बटुए में वो रखे पुराने सिक्के ढूंढे जो कि अब वो धूल बन चुके थे, उसे पता था कि रजनी की आत्मा को शांति मिल गई। रवि ने अपने ऑटो को चालू किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। वो जानता था कि उसकी जिंदगी कभी भी वैसी नहीं होगी, लेकिन अब वो उस भयानक बोझ से आजाद हो गया। अगले दिन से रवि फिर से अपना दिनचर्या नॉर्मली जीने लगा। सुबह और जल्दी उठना, दिन भर ऑटो चलाना, जब तक थक ना जाए तब तक घर ना आना, और ऐसे ही उसकी जिंदगी चलती रही। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।